ये वाला कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है? सब भूल गए। पीक पॉइंट यहीं पे है ना? ये क्या है? इन्फ्लेशन। ये डिस इन्फ्लेशन। और ये डिफ्लेशन। इतना ही है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? तीनों चुपचाप है। तो जो ऊपर उठेगा वो इन्फ्लेशन है। ये आपका सामान्य दर है। इन्फ्लेशन पीक पॉइंट और नीचे जाएगा आपका डिसइन्फ्लेशन। सामान्य दर से जब नीचे जाता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब मंदी। ये है हम लोग का मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति नहीं है, लेकिन मुद्रास्फीति से थोड़ा कम इसका रेट है। और ये यहाँ पे, और यहाँ जैसे ऊपर जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकवरी। यही ना? हाँ। हाँ। आज हेडिंग लिखिए नेशनल इनकम। लिख लिया ना? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम क्या है, कुछ आइडिया? क्या है बताइए? एक वित्तीय वर्ष में देश की जो आर्थिक लेन देन होगा उसमें जो इनकम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में देश का जो घरेलू जो इनकम होगा उसको हम लोग नेशनल इनकम के रूप में जानते हैं। और जो इनकम होगा वो किसका होगा? सामान्य निवासियों का। और ये हम लोग का होगा घरेलू सीमा में। घरेलू सीमा से अच्छा होगा ये अर्जित कारक आय। मतलब सभी प्रकार का इनकम को हम लोग नहीं मानेंगे, अर्जित कारक आय। और कारक आय में हम लोग कौन कौन सा कारक है इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना? कौन कौन सा? सबसे पहले भूमि। भूमि के बाद, भूमि के बाद क्या पढ़े हैं बताइए?
मजदूर या इसको आप श्रम बोलिए। उसके बाद पूंजी और उसके बाद उद्यमशीलता। भूमि, श्रम या मजदूर, पूंजी या उद्यमशीलता। भूमि से इनकम क्या होगा? किराया, श्रम से मजदूरी या सैलरी। पूंजी से क्या होता है? पूंजी से क्या होता है बताइए? उद्यमशीलता में लाभ होगा। पूंजी वाले क्या, एक बार कंफर्म करिए, क्या बताए थे पूंजी वाला? पूंजी से ब्याज, इंटरेस्ट। जैसे बैंक आपको पैसा दे रहा है तो उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? या फिर जैसे एफडीआई के द्वारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो टेक्नोलॉजी को उसके बदले हम लोग पैसा रिटर्न देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये सब चीज है। तो ये सब का एक वर्ष के अंदर किराया, मजदूरी, सैलरी, ब्याज और लाभ, ये चारों मिलाकर जो हम लोग का अर्जित आय होगा एक वित्तीय वर्ष में, उसी का हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। समझ में आ गया? एक वित्तीय वर्ष के अंदर सामान्य निवासियों के द्वारा कुल अर्जित कारक आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ कारक है, समझ में आ गया ना? अब इसमें आप देखिए क्या और समझना है हम लोग को। कारक है हो गया सामान्य निवासी, एक सामान्य निवासी आता है और एक घरेलू सीमा। ये दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में। मिटा देना। सामान्य निवासी, हम लोग भारत के नागरिक है कि निवासी है? भारत के निवासी के, भारत के नागरिक के साथ साथ भारत के निवासी भी है हम लोग, है कि नहीं? लेकिन मान के चलिए कोई श्रीलंका से या नेपाल से, नेपाल से ज्यादातर लोग आते ही हैं भारत में। अगर कोई श्रीलंका या नेपाल से कोई आदमी भारत में अपना यूनिट स्थापित करता है, कंपनी वगैरह, तो क्या वो भारत का नागरिक है क्या? और ये 1 साल से ज्यादा ये लोग रह रहे हैं, 1 वर्ष से ज्यादा रह रहे हैं, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में ये लोग योगदान दे रहा है। कोई ये लोग का कंपनी बना के रखे हैं या फिर कोई लोग का प्रोजेक्ट है जिसके तहत बाकी लोगों को भी रोजगार मिलती है। तो ऐसे लोगों का जो होगा, जो है भारतीय इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं लोग, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये श्रीलंका या नेपाल या किसी दूसरे देश का है, लेकिन वो क्या है, वहां के नागरिक है, हम लोग का नागरिक नहीं है। लेकिन अगर 1 साल से अधिक हमारे अर्थव्यवस्था में अगर ये लोग योगदान दे रहे हैं तो उसको भी सामान्य निवासी कहेंगे। तो सामान्य निवासी समझ में आ गया क्या होता है इकोनॉमिक्स में? अब ये घरेलू सीमा। अच्छा, इसमें और एक चीज, अगर सामान्य निवासी कौन नहीं होगा, जैसे कि कोई खेलकूद जैसे होता है ना, क्रिकेट वगैरह होता है, तो जो देखने आते हैं मनोरंजन के लिए,
मनोरंजन के लिए कोई आते हैं, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आएगा, अगर हेल्थ इश्यू है तो यहाँ उसको अगर हॉस्पिटल यहाँ एडमिट ले करेंगे, जैसे नेपाल के आदमी ज्यादातर वो लोग भारत ही आते हैं अपना स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड ये करने के लिए। या फिर कोई, ये दोनों मतलब भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। बाकी अगर कोई राजदूत है किसी देश का, जैसे हमारे राजदूत दूसरे देशों में, तो दूसरे देश का राजदूत भी तो भारत में है कि नहीं है? राजदूत या फिर और भी जो मतलब व्यक्ति रहेंगे जो किसी दूसरे ये में रहता है, दूतावास, तो जो दूतावास में जो आदमी रहेंगे वो भी सामान्य निवासी नहीं होगा। खेलकूद, स्वास्थ्य, राजदूत, दूतावास में जो काम करेंगे, तो ये सब जो है ये सब को हम लोग सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। लेकिन एक वर्ष से अधिक कोई अगर स्टूडेंट है, जैसे साउथ अफ्रीका का स्टूडेंट्स आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में देखने को मिलेगा, उधर के बच्चे आते हैं, मलेशिया के बच्चे आते हैं, तो वो लोग चूंकि पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं तो वो लोग को भी सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। बोलने का मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, और जो एक साल से अधिक भारत में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी कौन नहीं है, इसको भी हम लोग को जानना चाहिए। खेलकूद में आने और मनोरंजन, खिलाड़ी हो या दर्शक, स्वास्थ्य संबंधित यहाँ कोई हॉस्पिटल में वो लोग का मतलब बीमारी से संबंधित कुछ चल रहा है तो वो दिखाने के लिए आते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। राजदूत या दूतावास में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी सामान्य निवासी के रूप में नहीं मानेंगे। समझ में आया सब? अभी आइए घरेलू सीमा। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का राजनीतिक सीमा। ये क्या है? राजनीतिक सीमा, यही पर आई। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की टर्म आएगा तो यहाँ से हम लोग का जो इधर का ये समुद्री सीमा भी होता है 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये भी हम लोग का क्या होगा? भारत की सीमा के अंतर्गत ही आएगा ये भी। ठीक ना? ये समुद्री सीमा यहाँ से मानेंगे हम लोग भारत का सीमा। समझ में आया? मतलब जो लैंड जो भौगोलिक रूप से जो है, उसके अलावा हम लोग बाहर जो हम लोग का जो समुद्र का हिस्सा भी हम लोग को मिलता है। प्रत्येक देश को उनके अपने समुद्र के 12 नॉटिकल माइल्स अपने देश के नाम का होता है। तो यहाँ पे ये जो 12 नॉटिकल माइल्स होगा, यहाँ पे किसी दूसरे देश का जहाज भी यहाँ नहीं आ सकता है हमारे परमिशन के बिना। तो ये वाला सीमा रेखा भी किसका होगा? हम ही लोग का होगा। साथ ही साथ ये तो एक है ही हम लोग का घरेलू सीमा में, ये वाला भी होगी इतना दूर। अब अगर कोई भारत का व्यक्ति, मान के चले एयर इंडिया, टाटा स्टील, टाटा का है, वो जहां जहां पे अपना मतलब हवाई यान चलेगा, और मतलब वो पूरा हवाई यान, अगर जलयान या वायुयान, जो भी हम लोग अगर दूसरे देश में भी है, लेकिन वो वायुयान वो अपने आप में एक भारत का सीमा है। मतलब अगर मान के चले आप एरोप्लेन में है, और ये अगर मान के चलिए अभी यूएसए में है, कहाँ पे है ये? यूएसए में ये जहाज है। और अगर आप इसके अंदर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो अभी उसको भले यूएसए का हो, लेकिन वो कहाँ इंडियन ही माना जाएगा, क्योंकि वो एरोप्लेन किसका है? इंडिया का है। समझ में आ रहा है? तो वो भी एक, उसका अंदर भी क्या है? भारत की सीमा ही वहां पे इकोनॉमिक्स के टर्म में रहेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इससे भी जो लेन देन होगा वो भी हम लोग का घरेलू सीमा के अंतर होगा। जलयान में जो होगा वो भी होगा। हम लोग का भी दूतावास दूसरे देशों में है कि नहीं है? दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास, और ये ऐसे है,
ऑफिशियल होगा, तो जितना भी दूतावास है वो भी किस में होगा, हमारे भारतीय सीमा के अंदर ही होगा। कहाँ होंगे, कहाँ, भारतीय सीमा का ही पार्ट माना जाएगा। तो सामान्य निवास समझ में आ गया। और घरेलू सीमा, घरेलू सीमा इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से ज्यादा बड़ा है कि नहीं है। पॉलिटिकल में हम लोग के यही है घरेलू सीमा, जबकि इकोनॉमिक्स में यहाँ तक है। ऊपर से दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, ये भी हम लोग का इकोनॉमिक्स के टर्म में है। जलयान वायुयान जो है ये भी हम लोग का इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या है, घरेलू सीमा ही है। समझे, समझे कि नहीं? गुड। हेडिंग लिखें नेक्स्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ा एक पॉइंट यहां ले लेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिख लिया ना। इकोनॉमिक ग्रोथ ये मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक। और ये क्या होगा, गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी मान के चलिए 6.5 करोड़ या जितना भी है, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ होगा हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल हुआ हम लोग का माइंडसेट, माइंडसेट क्या है। तो जो हम लोग मतलब डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं उसका हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, तो ये सब क्या होता है, गुणात्मक। और जीडीपी जो होता है कि जीडीपी हो या जो भी मात्रात्मक रूप से होता है उसको हम लोग क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तभी तो हो पाएगा, है कि नहीं। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग का स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकता है क्या, हेल्थ सिस्टम अच्छा से हो सकता है क्या, बिना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो। आप तो लिख रहे हैं क्या, बिना पैसे से क्या अच्छे जगह हम लोग दिखा पाएंगे या अच्छे जगह हम लोग स्कूलिंग कर पाएंगे बिना ज्यादा पैसा से, नहीं। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है कि नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसका डेवलपमेंट भी हो। जैसे चाइना, चाइना के पास क्या है, पूरा पैसा है, लेकिन क्या वहां पे लोकतंत्र है, वहां लोगों की आजादी है? अरे नहीं है ना। चीन के पास पैसे हम लोग से ज्यादा है वो लोग के पास, लेकिन वहां में लोगों की आजादी नहीं है। वहां की सरकार जो कहेंगे वही नियम चलेगा। यहाँ अगर थोड़ा बहुत गलत नियम होगा तो आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां सरकार जो चाहेगी वही कर सकते हैं वो लोग। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा।
लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। ग्रोथ जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए मतलब ग्रोथ के बाद ही डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है। मान के देखिए किसी हम लोग के आसपास ही कोई परिवार है जो पूरा संपन्न है, लेकिन वो लोग का अभी भी मेंटेलिटी क्या है, सही नहीं है, अभी भी वो लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। समझ में आया ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है? चलिए, वेरी गुड। नेशनल इनकम क्या बोले कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल में जो भी मतलब हम लोग का कारक आय को ही हम लोग मानते हैं, और किसके द्वारा, सामान्य निवासियों के द्वारा, यही होता है ना। जी सर। प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे इसमें, जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? आपदाएं, सबसे रिसेंट अभी हम लोग का क्या होगा, आपदाएं। कोरोना के टाइम हम लोग का अर्थव्यवस्था डाउन चला गया कि नहीं, ना केवल हम लोग का बल्कि बाकी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था भी डाउन चले गए थे। तो आपदाएं होगा प्रभावित। जनसंख्या ज्यादा होगा तो भी तो नेशनल इनकम को प्रभावित करेगा, करेगी नहीं करेगा? जनसंख्या ज्यादा है और अगर ये आपका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर सही से यूज कर पा रहे हैं तो हो सका आपका इनकम अच्छा खासा हो। अगर चाइना या साउथ कोरिया में जाइएगा तो 96% वहां पे स्किल्ड है लोग, तो लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो लोग के लिए क्या है, जनसंख्या एक सकारात्मक है, पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन भारत में ये मुश्किल से 80 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 90 प्लस ही ऐसा होगा, मतलब ये स्किल नहीं है, ऑन स्किल है इतना। और 2-3 साल पहले की बात किया जाए तो 90%, जो 94% हम लोग ऑन स्किल्ड है। मतलब जितना स्किल्ड साउथ कोरिया के लोग होंगे उतना हम लोग का ऑन स्किल्ड है। समझ में आ रहे? तो हम लोग का अर्थव्यवस्था डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इतने ही लोग अगर अपनी स्किल के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम में थोड़ा बढ़ोतरी होता है कि नहीं होता। तो यही सबको देखते हुए यूपीएससी का जो अभी समिति आए हैं उसने जो बोला है कि मैक्सिमम अभी जो 32 साल रखा गया कंपटीशन एग्जाम को, उसको कम करके 28 साल कर दिया जाए, ताकि एक्चुअली लोगों का एनर्जी पे ही 23 से 28 से 30 साल तक ही तो रहता है। लेकिन इसी में अगर फिर कोई आदमी पूरा पढ़ते रहेगा तो अपना जो एनर्जी दे पाएंगे अपने अर्थव्यवस्था में वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए सरकार का भी वो मानसा है कि जो 32 साल जो है यूपीएससी में उसका 28 साल किया जाए। तो ये अगर लागू होगा तो बाकियों में भी थोड़ा बहुत होगा। तो इससे क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था को एक हुआ मिलेगा जो एनर्जी से पूरा रहेगा और अपना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे थोड़ा। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। जनसंख्या होगा, अगर भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन चल जाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी जो होता है उसमें तो टैक्स नहीं लगता है। लगता है क्या? ना टैक्स लगता है ना उसमें कुछ उत्पादन होता है। तो ये सब जितना भी आपको मतलब नेशनल इनकम में आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कारक वही सब होगा जो आपका कारक आय के लिए देखा जाएगा उसके संदर्भ में। समझ में आ गया ना? मतलब जो प्रभावित करते हैं, तो जनसंख्या होगा, भ्रष्टाचार होगा, ये सब जितना भी होगा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने के कारक है। आपदाएं होंगे, सरकार की पॉलिसी होगी, सरकार की पॉलिसी अगर सही नहीं रहेगी तो फिर उसमें भी उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। एलपीजी मिशन, एलपीजी कब आया है?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सब भूल गए। इसके पहले क्या था, लाइसेंसिंग था कि ज्यादा लाइसेंस ज्यादा लेना पड़ता तब जाके कोई औद्योगिक यूनिट बनाना पड़ होता है। लेकिन इसके आने के बाद वो औद्योगिक इकाई एस्टेब्लिश करने के लिए ज्यादा पेपर वर्क करना नहीं पड़ता है। ये 1989 के आसपास का है एलपीजी। ठीक है ना, यही है ना। चलिए ये जीडीपी और जीएनपी। ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन होता है। ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक कंफर्म करिए तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया। क्या जी, प्रोडक्शन है कि प्रोडक्ट है? जी से जी कटिए, पी से पी कटिए, बच रहे हम लोग के यहाँ से डी और यहाँ से प्रोडक्ट है ना। कभी कंफ्यूजन हो जाता हूँ मैं भी। तो ग्रॉस और पी दोनों पार्ट काटते हैं तो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक, और ये क्या होगा, नेशनल। डोमेस्टिक में हम लोग का घरेलू सीमा जो होगा, हम लोग चर्चा किए, कुछ डाउट है यहाँ पे? घरेलू सीमा क्या है, और इसमें राष्ट्रीय मतलब सामान्य, ये राष्ट्रीय सीमा है, राष्ट्रीय सीमाएं। घरेलू सीमाएं जो हम लोग का सिर्फ अपने एरिया में होगा, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो दूसरे देश में जो हम लोग अपना कंपनी वगैरह स्टेबलाइज किए हैं, तो वो सब भी राष्ट्रीय वाला में आ जाएगा। समझे? तो जीडीपी में क्या होता है उसके बाद देख लेते हैं। जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है बताइए पहले। घरेलू सीमा में इनकम होना चाहिए, मतलब घरेलू सीमा में कंपनी होगी या जो भी होगा। उसके बाद नागरिक, नागरिक के साथ साथ क्या होगा, निवासी, मतलब दूसरे देशों का नागरिक भी इसमें शामिल हो जाएगा। घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिक और निवासी मतलब दूसरे देश के नागरिक के द्वारा जो उत्पादन होगा, जो उत्पादन होगा किसमें, अर्जित कारक आय के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। लेकिन इसमें और एक चीज याद रखिए, अगर कोई नागरिक है, भारत के नागरिक है, लेकिन वो विदेशों में अपना कंपनी बनाया है, कहाँ पे कंपनी है इसका, विदेश में, तो यहां से जो इनकम होगा उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, किसमें, जीडीपी में।
जीडीपी में भारत के नागरिक द्वारा जो विदेशों में जो कंपनी है वहां से अगर कुछ इनकम होता है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी समझ में आ गया? जीएनपी, जीएनपी में क्या होगी? जी से ग्रॉस, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा। और राष्ट्रीय सीमा कहां कहां से होगा हम लोग देखते हैं। देश के बाहर क्या क्या है हम लोग का? दूतावास कहाँ पे है? दूतावास कहाँ पे होगा जी? बाहर नहीं होगा ना। दूतावास हुआ विदेशों में। अगर कोई एयर इंडिया का मान के चलिए, एयर इंडिया कुछ बाहर में वहां पे उनका एयरलाइंस चल रहा है, अगर इंग्लैंड वगैरह चल रहा है तो वहां पे भी इसमें शामिल हो जाएगा। अभी अगर अडानी कोई कंपनी दूसरे देशों में ये कर रहा है, लेकिन ये सब कौन कर रहे हैं? सब भारत के नागरिक है ना, भारतीय नागरिक है, तो उसको हम लोग यहाँ शामिल करेंगे। लेकिन इसमें देखना है घरेलू सीमा में जो गैर गैर नागरिक के द्वारा जो अर्जित कारक आय इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें जीएनपी में समझे? जीडीपी में घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिक हो या गैर नागरिक हो, दोनों निवासी है। घरेलू सीमा के अंतर्गत ही जो उत्पादन होगा अर्जित कारक आय उसको हम लोग जीडीपी में शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय नागरिक और विदेशों में अगर कोई उनका यूनिट है और उससे कुछ इनकम होता है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी में। जबकि जीएनपी में देश के बाहर अगर कोई दूतावास है या एयर इंडियंस या किसी भी तरीके की कंपनी है तो वहां से जो इनकम है उसको शामिल करेंगे। साथ ही साथ अपना घरेलू सीमा के अंतर्गत जो नागरिक का है वो तो रहेगा ही, लेकिन घरेलू सीमा में जो गैर नागरिक वाला होगा उसको फिर माइनस कर देंगे। तो इससे में हम लोग क्या होगा? जीएनपी होगा। समझे? और जब तो जीडीपी कैसे निकालेंगे आप? इसको देखिए, यहां तक हो गया समझ में? लिखिए आप जीडीपी, लिखना क्या है लिख देते हैं। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस क्या होगा? घरेलू सीमा में गैर नागरिकों का अर्जित कारक आय को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे? भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से
प्राप्त या अर्जित कारक आय, ये किसमें आएगा? जीडीपी इक्वल टू ये होता है, याद रहेगा। इसको फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग होगा जीडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जीएनपी का प्लस माइनस करके आएगा। शुद्ध मतलब क्या होता है? नेट। तो नेट इनकम ऑफ, फैक्टर में क्या होगा? NFIA प्लस माइनस जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। नेट एफ से, फैक्टर आई से, इनकम फ्रॉम एबोर्ड। समझ में आया? NFIA से क्या लिखे? एफ से फैक्टर, कारक है, कारक है ना, कारक को फैक्टर बोला जाता है। प्लस माइनस एक ही में किए क्योंकि दोनों विदेशों से ही लेन देन हो रहे, दोनों चीज, इसमें विदेशी नागरिक और उसमें विदेशों में भारतीय नागरिक, तो मतलब दोनों का क्या हो रहा है? विदेशों से ही लेन देन, इसलिए पूरा को बोला जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इंग्लिश में होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एबोर्ड। समझे? यहाँ हम लोग का दो चीज देखने को मिलेगा, एक नेट आएगा और एक ग्रॉस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ग्रॉस और निवल। ग्रॉस मतलब क्या होता है? सकल ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सकल एवं निवल। सकल को ग्रॉस कहा जाता है और नेट मतलब होता है निवल। मिटा दे इधर। सकल का मतलब पूरा टोटल, और निवल का मतलब टोटल में जो मूल्य ह्रास होता है। मान के चलिए क्या बोलते हैं कि ग्रॉस इनकम कितना हुआ, तो मान के चलिए अगर किसी का मंथली सैलरी ग्रॉस जो है कितना है? 10,000, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर होता है इधर उधर करके, जैसे कि रूम रेंट है, खाना पीना, ये सब करके उनका जा रहा है कितना?
5,000 बचा कितना? 5,000। तो ये जो बच रहा है, जो नेट अपने हाथ में आ रहा है, इसी को बोला जाता है नेट। और इसी को तो नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है, या नेट सैलरी, जो मतलब बच रहा है इधर उधर देने के बाद। तो समझ में आ गया ना सक्कल और निवल में क्या अंतर है? कोई गाड़ी खरीदता है 10 लाख में, ठीक। जैसे ही 1 साल 2 साल पार हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, 2 साल बाद अगर 10 लाख में खरीदे और इंश्योरेंस रहा, तो आपको क्या होगा, यहाँ 10 लाख में मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे 2 साल हो गया, तो यहाँ से अभी कुछ परसेंट घट जाएगा। अब आएगा 10 लाख का गाड़ी है, तो लगभग 7 के 8 लाख के आसपास अभी आ जाएगा। अब ये 8 लाख का इंश्योरेंस बनता है। पहले बार में कितना का बना, पूरा का पूरा 10 लाख का इंश्योरेंस, बाकी में 8 साल का इंश्योरेंस बनता है। तो इतना जो 2 लाख का गैप हुआ है, तो इतने दिन जो गाड़ी चला उसमें भी तो उसकी कुछ अपना इंजन का कुछ पार्ट तो ये हुआ कि नहीं हुआ, घिसाया कि नहीं हुआ? हाँ, तो इसलिए 2 लाख का इंश्योरेंस कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ से जो गैप हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। पहले गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर ये दे रहा था माइलेज, अब ये क्या कर दे रहा है, 35, कम हो गया। तो इतना जो इंजन का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम हुआ कि नहीं कम हुआ? हाँ, तो उसी को मूल्यह्रास कहता है। ये जो 10 लाख था हम लोग का ग्रॉस है, 1 साल बाद उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है, तो जो बच रहा है वो हम लोग का क्या होगा, नेट। समझ में आया? निवल और नेट, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी में क्या है, ग्रॉस, और यही जब जीएनपी होगा तो क्या, जीडीपी और एक होगा एनएनपी। एनएनपी में क्या होगा, नेट होगा। और नेट कब होगा, जब जीडीपी में माइनस क्या करेंगे हम लोग, मूल्यह्रास, तो हम लोग का एनएनपी आ जाएगा। और जब एनएनपी रहेगा, और ये जब एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट होगा, तो इसको बोला जाता है फिर नेशनल इनकम। तो अभी हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट क्या है उसका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केटिंग प्राइस, एमपी। क्या वो जनक समझ में आ रहा है ना? फैक्टर कॉस्ट और क्या है, फैक्टर कॉस्ट और हमने क्या होता है, मार्केटिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हिंदी में करिएगा तो कारक लागत, और ये होगा तो मार्केटिंग तो बाजार मूल्य, यही होगा ना हिंदी में। हम्म, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, इधर उधर से जो भी बन रहा है, जैसे किससे बनेगा, और बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए? कच्चा माल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जितना भी हो, तो यहाँ से पूरा रेडी होगा कि नहीं होगा, सामान पूरा होने के बाद रेडी हो जाएगा। तो रेडी होने के टाइम यहाँ टोटल जितना खर्चा आएगा, कब, जब वो जस्ट यहाँ मार्केट के आने से पहले पूरी तरह से जब रेडी पैक होता है, तो पूरी तरह से पैक से लेकर उसके कच्चे माल, पूंजी, श्रमिक, ये सब को देने के बाद जितना जो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कारक आय। क्या बोलेंगे उसमें,
कारक लागत। तो कारक लागत में कौन कौन सा होता है? भूमि को देंगे क्या? किराया। श्रम को देंगे हम लोग मजदूरी। पूंजी को देंगे हम लोग इंटरेस्ट। और उद्यमशीलता को देंगे हम लोग लाभ। तो इतना सारा जो यहाँ लगेगा तो क्या आएगा हम लोग का? कारक लागत। ये अभी मार्केट में आया नहीं, बस पूरा पैकेजिंग होके एकदम रेडी है। तो कारक लागत समझ, जैसे ही मार्केट में आएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स अगर जैसे सैनिटरी पैड वगैरह हुआ तो कुछ ऐसा है तो क्या होगा? उसमें सब्सिडी लगेगा। सरकार उसमें सब्सिडी देती है कि नहीं? जैसे यूरिया हुआ, यूरिया में सब्सिडी है, तो सब्सिडी होगा तो माइनस होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहां तक क्या था? फैक्टर कॉस्ट था ना, यहां तक जहां तक ये सामान रेडी हो रहा है। हाँ कि नहीं? तो अच्छा। हाँ, फैक्टर कॉस्ट उसके बाद जैसे मार्केट में लाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा। और क्योंकि अगर जो उसमें जो सामान है उस पर डिपेंड करेगी सरकार उसमें सब्सिडी देगी कि नहीं। अगर सैनिटरी पैड है, कुछ हेल्थ सिस्टम है, या फिर कुछ मतलब समाजवादी तरफ से जो जो मतलब सबको थोड़ा मिलना चाहिए, बेसिक नीड होना चाहिए, अगर उस टाइप से होगा तो उसमें सब्सिडी मिलती है। जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रही है। तो ये सब क्या होगा? सब ऐड होने के बाद फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू इतना होने के बाद वो बाजार मूल्य में आ जाएगा ना। अब इसमें आप सब्सिडी की जगह कहीं कहीं डिस्काउंट भी रख सकते हैं। डिस्काउंट भी मिलता है ना एमआरपी के में, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केटिंग प्राइस। समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट जो चारों के द्वारा जो लागत आया वो फैक्टर कॉस्ट हुआ। और जब उसको मार्केट में ले जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करके माइनस सब्सिडी करेंगे तो होगा हम लोग का मार्केटिंग प्राइस। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए फिर आइए। जीडीपी से अगर हम लोग मूल्य ह्रास करेंगे, मूल्य ह्रास करते हैं तो ये ग्रॉस साइड उसमें क्या हो जाएगा? एन एनडीपी हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, एनडीपी हुआ कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट है ये जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर मूल्य ह्रास करेंगे तो क्या होगा? एन एनपी होगा, ग्रॉस चेंज इनटू नेट इन माइनस ऑफ क्या? मूल्य ह्रास। तो एनएनपी हो गया। और एनएनपी एनएनपी हो गया ना। अब इसी का जब एनएनपी रहेगा हम लोग का एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा? जो पूरी तरीके से क्या होगा उसमें ना तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा ना ही सब्सिडी होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेशनल इनकम। और ये अगर निकालना कैसे होगा? तो जीएनपी एनएनपी ये निकालने के लिए आप आइए मार्केट प्राइस ना, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस
मार्केट प्राइस है तो वहां पे क्या था, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, मार्केट प्राइस इक्वल टू होगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब यहाँ एमपी दिया हुआ है और मार्केट प्राइस में माइनस क्या करेंगे हम लोग, सब्सिडी को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इनडायरेक्ट। इसको ऐसे करिए, मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे हम लोग किसको, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नहीं, सब्सिडी माइनस होता था ना, तो क्या होगा देखिए, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। अरे यहां से देखिए, समझ में आ रहा है, मार्केटिंग प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और इसको फैक्टर प्राइस में लाना है तो मार्केट प्राइस में जो दिया है उसको माइनस भी तो करना होगा। तो इसको आप फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो क्या होगा, ये इधर ही रहेगा तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, एमपी माइनस इधर जाएगा तो पूरा इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट बार में क्या होगा, एमपी माइनस माइनस प्लस सब्सिडी और माइनस इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही चीज यहाँ की है, तो डायरेक्ट क्या निकल रहा है हम लोग का, जीएनपी ऑन फैक्टर प्राइस। और जब जीएनपी ऑन फैक्टर प्राइस माइनस करेंगे हम लोग ग्रॉस है तो यहाँ मूल्यह्रास करेंगे तो ये होगा हम लोग का एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, और इसी का हम लोग को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। समझे, और जो ये पूछा जाता है कि नेशनल इनकम क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट ऑन एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड द नेशनल इनकम। मिटा दें, जीडीपी पढ़े, फिर जीएनपी पढ़े, जीएनपी के बाद हम लोग एनएनपी यहाँ से मूल्यह्रास करेंगे तो पढ़ेंगे, फिर एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट होगा तो इसको हम लोग बोले क्या, नेशनल इनकम। यहाँ तक आए कि नहीं अभी तक, ये हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, यहाँ तक हुआ कि नहीं। और नेशनल इनकम जब होगा तो उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है कि प्रति व्यक्ति हम लोग जितना कमाते हैं वो क्या होगा, हम लोग का पर्सनल इनकम। और ये कहां से होगा, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई किसमें, जीडीपी में ना। एक मिनट, यही होता है क्या, देखिए तो एक बार, पर्सनल इनकम इक्वल टू राष्ट्रीय आय बाई जनसंख्या। एक मिनट, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम बाई जनसंख्या।
नेशनल इनकम बाई जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होगा, पर्सनल इनकम। समझ में आया, प्रति व्यक्ति आय। सॉरी सॉरी, ये प्रति व्यक्ति आय होगा, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय, समझ में आ गया, प्रति व्यक्ति आय। और पर्सनल इनकम इक्वल टू क्या होगा, कारक आय प्लस हस्तांतरित आय। अब हस्तांतरित क्या आय क्या है, इसको समझेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, नेशनल इनकम डिवाइड अगर जनसंख्या से कर देते हैं तो जो निकलेगा वो हम लोग क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। और पर्सनल इनकम क्या होगा, कारक आय। कारक आय के मतलब हम लोग का जो भी हम लोग कमाते हैं, चाहे जमीन में लीज देकर या फिर कहीं काम करके या फिर पूंजी निवेश करके या फिर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमशीलता ये करके, तो इसके तहत जो इनकम होगा कारक आय के तहत। साथ ही हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय का मतलब होगा अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है या फिर कुछ बेरोजगार वाले इंसान को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, मतलब जो भी एक तरफा हस्तांतरित होता है उसको हस्तांतरित आय कहा जाता है। हस्तांतरित आय में क्या क्या है एक बार देख लीजिए, जिसके बदले हम लोग को सरकार को कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, उस प्रकार के आय को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तांतरित आय। वृद्धा पेंशन कोई सरकार दे रही है, तो कोई वृद्धा व्यक्ति सरकार के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या, नहीं करते ना। बेरोजगारी भत्ता अगर हम जैसे लोगों को मिलेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए तो हम लोग को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ना। हाँ सर। स्कॉलरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन उसमें भी सरकार पैसा दे रही है, तो क्या होगा, वो हस्तांतरित आय। मतलब वैसे इनकम जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हस्तांतरित आय। तो कोई पर्सनल व्यक्ति है, अगर मेरा अपना इनकम है तो मैं अपनी कारक काम करके जो कमा रहा हूँ, साथ सरकार अगर कुछ दे रही है, हम लोग तो मैया योजना नहीं मिलता है, किसान सम्मान निधि योजना मिलता है, तो वो क्या होगा, ऐड होगा प्लस अपना कारक आय। इस टाइप से जितना मंथली आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर पर्सनल इनकम। समझ में आया क्या है। जैसे आप लोग का भी मान के चले, आप लोग कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, गर्ल्स लोग, मान के चले आप लोग 12,000 कमा रहे हैं, ठीक। ये कारक है जो आप अपने से काम करके ये कमा रहे हैं। सरकार आप लोग को मैया योजना दे रही कितना, 2500, टोटल आपका हो रहा है 14,500। ये टोटल इनकम आपका पर्सनल इनकम है, जिसमें से 12,000 कारक है जो अपने से कर रहे हैं, और हस्तांतरित है मतलब जो एक तरफा है उसके लिए आप कुछ सरकार को नहीं कर दे रहे हैं, उसका 2500। तो समझ में आ गया ना कि आप लोग सब हस्तांतरित आय क्या भागीदार हैं झारखंड में, समझे ना। हाँ, अब प्रति व्यक्ति आय के बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम के बाद और एक चीज है, जितना हम लोग पास इनकम होता है क्या हम लोग उसका उतना उतना खर्च पाते हैं, करते हैं। अगर मान के चलिए तो बहुत छोटा अमाउंट आप लोग को बताया अभी प्रेजेंट सबकी बेरोजगारी में है, कोई मान के चलिए यहाँ 80,000 इनकम है, बाकी और भी थोड़ा बहुत उसको आ जाता है 10,000, टोटल कितना हो रहा है 90,000 मंथली आ रहा है। अब अगर इतना आएगा तो इसको 12 महीने में कर दीजिए, तो जब इतना होगा इसको 90 करिए तो हम लोग का आसानी होगा, तो क्या होगा 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख होगा एक महीने के, 12 महीने का 12 लाख। जब इतना पैसा अगर आप कमाइएगा तो सरकार को टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा, देना होगा। तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट
टैक्स इक्वल टू होता है डिस्पोजेबल, क्या होता है जी डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इसका मतलब है कि व्यय करने यही आय। लास्ट तक दिख रहा है? हाँ सर। तो अगर मान के चलो 12 लाख हो रहा है तो इसमें टैक्स जा रहा है 2 लाख, 2 लाख, तो बचा कितना? 10 लाख। इनकम पूरे साल भर का 12 लाख है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स देने के बाद उनके पास बच रहा है 10 लाख, और जो 10 लाख है वही तो आप यूज कर पाइएगा ना, पूरा 12 लाख का तो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा बचा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पोजल इनकम। इसका मतलब क्या हो रहा है? कमाओ, कमाओ, फिर क्या करो? टैक्स दो, और फिर बचे जो उसको खर्चा करो या बचाओ। वही हो रहा है ना? पैसा कमाओ, सरकार को टैक्स दो, उसके बाद सेविंग करो। इसके नीचे जाना है तो फिर होगा सेविंग, कि सेविंग करना है तो करो या फिर खर्चा करो। समझ में आ गया पूरा? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद पर्सनल इनकम, फिर डिस्पोजेबल इनकम, उसका मतलब होता है व्यय करने योग्य आय, और उसके बाद हम लोग का होगा सेविंग, जो खर्चा करने के बाद बचता है। तो कहीं कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। हाँ, कमाओ, टैक्स दो, और उसके बाद पैसा बचाओ अपने पास। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जीडीपी डिफ्लेटर। महंगाई को मापने के लिए जो हम लोग 2 विधि बताए थे, एक था सूचकांक विधि और दूसरा था जीडीपी डिफ्लेटर, यही था ना? जीडीपी डिफ्लेटर और इसके तक जीडीपी और इसके तक, इसका होता है जीडीपी और इसके तक ना। लिखिए, हेडिंग लिख लिया? चालू कीमत पर जीडीपी माइनस स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर जीडीपी, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर। और चालू कीमत का मतलब हो रहा है कि अभी प्रेजेंट, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी है, जो मूल्य है उसका, और स्थिर मूल्य का मतलब होता है बेस ईयर। बेस ईयर हम लोग पढ़े थे ना, अभी बेस ईयर क्या है? डब्ल्यूपीआई क्या? 2011-12। तो बेस ईयर में जो जीडीपी का उस टाइम मूल्य होगा उसको कंपेयर करना है। तो इस टाइप से जो चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर मूल्य पर जीडीपी, ये दोनों का जो
अनुपात है उसी को जीडीपी डिप्लेटर कहते हैं। और ये जीडीपी डिप्लेटर महंगाई मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। सूचकांक विधि से भी बेहतर इसी को माना जाता है, क्योंकि इसमें कंपेयर डायरेक्ट हो रहा है सभी वस्तु। जीडीपी मतलब जितना आ रहा है सभी वस्तु पर आ रहा है अपनी घरेलू सीमा पे, जबकि हम लोग सूचकांक विधि में क्या कर रहे थे, WPI में 6, 9, 7 था, इतना ही चुनिंदा वस्तु ही था ना। तो वहाँ WPI हो या CPI हो, वहाँ चुनिंदा वस्तुओं को हम लोग महंगाई के लिए मापते हैं, जबकि यहाँ क्या आएगी, जीडीपी मतलब पूरा घरेलू सीमा में जितना वस्तु है सबको यहाँ मापते हैं। इसलिए जीडीपी डिप्लेटर महंगाई या मुद्रास्फीति को मापने के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया।